हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने किया कि जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू लाइट पास होती है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। जब एंटर करेगी तो जो इंटरफेस है यानी जो कॉमन बाउंड्री है दोनों मीडियम की, वहां से क्या होता है, लाइट जो है अपने पाथ से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी अपने पाथ को चेंज कर लेती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करती। सो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो ये हम करते हैं कुछ एक्टिविटी के माध्यम से। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो एक्टिविटी क्या है कि हमने एक ग्लास की स्लैब ले ली, ठीक है, और उस ग्लास स्लैब को पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के ऊपर हमने उसे रख दिया। तो जहां पे हम ग्लास की स्लैब रखेंगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो जहां से ग्लास की स्लैब क्या होती है, रखी हुई है, वहां से क्या होगा, वो लाइट या लाइट रे कहो या फिर वो जो भी लाइन आपने ड्रॉ की है वो हमें कैसी दिखेगी, बैंड हुई मिलती है ना। तो बैंड मिलती है यानी झुकी हुई या मुड़ी हुई। तो ये क्या है, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो अगर हम व्हाइट पेपर पे क्या करेंगे, टेबल के ऊपर व्हाइट पेपर रखा और इस पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच अ वे दैट वन ऑफ इट्स एजेस मेक्स एन एंगल विद द लाइन। तो हम ग्लास स्लैब को इस तरीके से रखेंगे कि इसका कोई भी किनारा लाइन के साथ कोई एंगल बनाए, तो यानी ये एंगल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, लुक एट द पोर्शन ऑफ लाइन अंडर द स्लैब फ्रॉम साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम देखो, हमें ऊपर से नहीं देखना, कहां से देखना है, ये वाली साइड से देखनी है हमें लाइन को। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लाइन जो है हमने तो स्ट्रेट ली थी, बट अगर हम इन साइड से देखते हैं तो क्या होगा, उभरी हुई प्रतीत होती है, मतलब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी उससे ऊपर और थोड़ी सी बैंड हुई। ठीक है, इस तरीके से दिखेगी। सो डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंट एट द एजेस, तो क्या आपको जो लाइन है वो किनारों से मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो बिल्कुल मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये क्या है, यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब अगर हम उसी पेपर पे उसे दूसरे तरीके से रखेंगे, नेक्स्ट प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन। अब हमने क्या किया, मान लो ये लाइन रख दी, ठीक है, और ये है आपकी, ये रहा ग्लास, और इस ग्लास के नीचे क्या थी, लाइन, या फिर ये बीम ऑफ लाइट हमने डाली है। ठीक है, ये लाइट कैसी है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है इसके, तो परपेंडिकुलर है यानी नॉर्मल के साथ साथ जब जाएगी तो क्या होगा, अब ये किनारों से क्या होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, है ना। तो जहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे लाइट मुड़ी हुई भी प्रतीत नहीं होगी। तो सेम वे में जैसे हमने ले लिया पेपर पे, ये लाइन थी, पहले हमने एक एंगल पे रखा था, अब हम इसे कैसे रखेंगे, अब हम इसे स्ट्रेट रखेंगे। ये रहा पेपर, ये रही लाइन, तो अब हम ग्लास स्लैब को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और जब हम इसे देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि डज द पार्ट ऑफ लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट। तो क्या अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको बेंट नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो ये अभी क्या दिखेगी, साइड से देखोगे तो ये उभरी हुई प्रतीत होगी एजेस से। ठीक है, सो लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। अगर हम टॉप से देखते हैं तो हमें लाइन जैसी दिख रही थी एज इट इज दिखेगी, बट डज द पार्ट ऑफ लाइन बीनीथ द स्लैब अपीयर टू बी रेज्ड। तो क्या स्लैब के नीचे की जो लाइन है वो आपको कैसी दिख रही है, रेज्ड दिख रही है, मतलब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे ऊपर दिख रही है आपको। व्हाई डज दिस हैपन, तो दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि जब हम उसे साइड से देखते हैं तो क्या होगी, यानी जो एजेस हैं उससे वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम लाइट बीम को ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती। सो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो क्या हो जाएगा,
उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। क्लियर है? सो रिफ्रैक्शन थ्रू आर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो ग्लास के थ्रू जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लेंगे उसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता कैसे है एक्चुअल में, वो देखते हैं। तो क्या है एक्टिविटी, हमने मतलब इस फेनोमेना को अच्छे से समझने के लिए क्या किया, एक ग्लास की स्लैब ले ली, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो कि क्या है, एक ग्लास की स्लैब है। अब क्या हुआ, यहां से हमने एक बीम ऑफ लाइट डाल दी, ई और एफ, ठीक है, ये ई एफ रे कहाँ टकराएगी, ये ओ पे जाके ग्लास स्लैब से टकरा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जिसे हम एन डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जानी तो चाहिए थी ऐसे स्ट्रेट, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि जब मीडियम चेंज होगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करती, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब आगे जाके जहां अब ये फिर से बाहर जाएगी, तो फिर से कहाँ जाएगी, देखो फिर से दूर जा रही है, नॉर्मल यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनेगा, है ना, तो अब ये वापस मुड़ जाएगी बाहर की तरफ। तो क्या होता है, यानी देखो जो एयर के पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, और ग्लास के पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो एयर के पार्टिकल को हम कैसा मीडियम बोलेंगे, रेयर मीडियम, ठीक है, और ग्लास कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, यानी पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, तो लाइट रेज को बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेवल नहीं करने देते, ठीक है। सो इसलिए क्या होगा, जो रे है दूर ना जाकर क्या होगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। अब फिर से देखो ये तरफ आ रही थी, मतलब नॉर्मल की ओर बढ़ रही थी, टुवर्ड्स नॉर्मल, देखो, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगी फिर से देखो ये फिर से एयर आ गई, है ना, तो एयर के पार्टिकल फिर से दूर दूर हैं, उसे ट्रेवल करने के लिए जगह मिल गई, तो इसलिए वो फिर से दूर चली जाएगी। क्लियर है, समझ आ रहा है, यानी रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। सो रेयर से जब डेंसर जा रही है क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ आया है? तो इस तरीके से लाइट अपने पाथ से डाइवर्ट होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। सो टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेट्स डू एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है आपकी, क्या किया हमने, हमने एक फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। हमने एक पेपर के ऊपर ड्राइंग पिन यूज करते हुए एक शीट को फिक्स कर दिया, ठीक है। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल, और उस शीट के मिडल में हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास की स्लैब को रख दिया। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब, अब हमने क्या बना लिया, उस स्लैब की आउटलाइन बना ली जो रेक्टेंगल बन गई, जिसका नाम हमने क्या रखा, ए बी सी डी, ठीक है। टेक, अब क्या हमने 4 आइडेंटिकल पिन ले ली। सो उन 4 आइडेंटिकल पिन में से हमने क्या किया, फिक्स 2 पिन E and F vertically such that line joining the pins is inclined to the edge AB। तो क्या है, देखो ये जो E और F है, ये 2 पिन हमने इस तरीके से फिक्स की कि अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो क्या होगा, ये AB को मतलब कहीं ना कहीं कट करेंगी, ठीक है, यानी AB की तरफ झुकाव रहेगा इसका। चलिए, सो उसके बाद क्या किया, लुक फॉर द इमेजेस ऑफ पिंस E एंड F थ्रू द अपोजिट एज। अब क्या करेंगे, हम अपोजिट एज से E और F को देखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं अपोजिट कौन सा होगा, इधर इसका अपोजिट ये वाला। तो इस वाले हिस्से से जब हम इसे देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, फिक्स 2 अदर पिन से G and H such that these pins and images of E and F lie on the straight line। तो जब हम अपोजिट एज से देखते हैं, ठीक है, इस वाले किनारे से, तो G और H क्या दिखने चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन में दिखने चाहिए। तो बैंड सिर्फ आपका इस बीच के मतलब स्लैब के दौरान होगा, बाहर से दोनों क्या दिखेंगे, एक ही लाइन में। सो
E और F को जब हम इस एज से देखेंगे, कौन से एज से, CD से, तो क्या होगा, हम जो दो पिन लगाएंगे यानी इस वे में लगाएंगे कि जो EF है और GH है वो एक ही लाइन में आने चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सो रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब। अब हर चीज को हमने हटा दिया, क्या किया फिर, उन सबको लाइन से मिला दिया। ज्वाइन द पोजीशन ऑफ टिप ऑफ पिन्स E एंड F एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। अब क्या हुआ, हमने इन लाइनों को मिला दिया, मिला के और कहां तक बढ़ा लिया, O तक, AB को टच कर जाए वहां तक, ठीक है। लेट EF मीट AB एट O। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड से भी हमने पिन लगाई थी G और H में, इनको भी हमने मिला लिया और ये किसको टच करेंगी, CD को, कहां पे, O डैश पे। तो join the position of tip of pins G and H and produce it up to edge CD. Let HG meet CD at O dash, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम O और O डैश को मिला लेंगे, O और O डैश को मिला दिया, ठीक है, हो गया। So also produce EF up to P। अब हम क्या करेंगे, EF को P तक बढ़ा लेंगे, ये रहा P, ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ठीक है। सो क्या था, इस तरीके से आपका डायग्राम आ गया कि हमने क्या किया, पिंस को हटा दिया, ये हो गई हमारे रेक्टेंगुलर स्लैब, ये रही आपकी E और F पिन जहां पे रखी थी, ये रहे G और H जो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन बीच से जब हमने O डैश और O को मिलाया, ठीक है, तो वो थोड़ा बेंड है। सो EF को हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हुए आगे बढ़ा दिया P तक, ठीक है, डॉटेड लाइन। तो ये क्या है, यानी यहाँ पे नॉर्मल बन गया आपका, यहाँ पे भी नॉर्मल बन गया। तो एक्चुअल लाइन जो है आपकी कौन सी होनी चाहिए थी, एक्चुअल हमारी P वाली होनी चाहिए थी, लेकिन बनी नहीं। अब कौन सी बनी है, अब हमारी O से O डैश बनी है, ठीक है। So in this activity you will note that light ray has changed its direction at point O and O dash। तो आपको क्या दिखाई दिया कि जो एक्चुअल लाइन थी वो O से और O डैश नहीं है, है ना। क्या होनी चाहिए, होनी तो हमारी P वाली चाहिए, लेकिन जो हमने मिलाया है वो क्या आई है, O से O डैश। तो यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैंड है, यानी लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। Note that both the points O and O dash lie on surfaces separating two transparent media। ध्यान रखना है कि O और O डैश ऐसी जगह प्रेजेंट होनी चाहिए जहां पे दो मीडियम एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे फिर से एयर, है ना। तो यहाँ पे ग्लास एयर से अलग हो रहा है, यहाँ पे भी एयर ग्लास से अलग हो रही है। तो इसलिए O और डैश ऐसे पॉइंट हैं जो दो मीडियम को अलग कर रहे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर N डैश टू AB एट O। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया N से N डैश तक, एंड अनदर परपेंडिकुलर M से M डैश टू CD। देखो ये CD पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M से M डैश, जो कि O डैश पे टच करता हुआ जाएगा। The light ray at point O has entered from a rarer medium to a denser medium। अब हमने क्या देखा कि पहले एयर के पार्टिकल कैसे, रेयर, और ग्लास के डेंसर, ठीक है। तो जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर में एंटर करती है। नोट दैट लाइट रे हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब डेंसर रेयर से किस में एंटर कर रही है, डेंसर में, रेयर से जब डेंसर में जा रही है तो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये रहा आपका नॉर्मल। तो ये दूर होनी चाहिए थी एक्चुअल में, और जबकि इसके नजदीक आ गई, तो यानी कहाँ बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी, ठीक है। एट O डैश द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब O डैश पे क्या होगा, अब ये ग्लास से बाहर निकल के एयर में जा रही है ना। ग्लास कैसा है, डेंसर, और एयर कैसे हैं, रेयरर। अब जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या हो रहा है, अब ये दूर जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल।
So from a denser medium to rarer medium, the light here bend away from normal. क्या होगा? अब लाइट जो है away from normal होगी. So compare the angle of incidence with the angle of refraction at both refracting surfaces. तो जो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल I1 और एंगल R1, और ये हो गया आपका I2 और ये R2. तो एंगल I2 और एंगल R2, इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए. क्या आता है आपका? क्या सेम रहेंगे? नहीं. यानी जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है किसके? रिफ्लेक्शन के. बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है. सो इन फिगर 10.10 आ रे EO, ये रही E और ये रहा O. ठीक है. ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस AB, तो ये कौन सी रे हो गई? EO हो गई आपकी इंसिडेंट रे. ठीक है. और O से O डैश क्या हो गई आपकी? रिफ्लेक्टेड रे. EO आपकी इंसिडेंट रे एंड O से O डैश आपकी रिफ्रैक्टेड रे. सॉरी, ठीक है. एंड O डैश से H, O डैश से H, ये जो हमने बाद में बनाई ये कौन सी है? इमरजेंट रे, मतलब जो हमने इसको आगे डेवलप किया. ठीक है. एंटर कर गई, फिर से दोबारा पास कर गई. सो यू मे ऑब्जर्व दैट इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कि जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है. सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मीडियम सेम है ना. यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है. तो इसका ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, लेकिन एक मीडियम में तो सेम रहेगी. अब यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, तो सेम रहेगी. यहाँ ग्लास है, अगर आगे भी ग्लास होता तो सेम मिलती. ठीक है. सो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल क्यों आई? बिकॉज मीडियम इज सेम. क्लियर है यहाँ तक? So the extent of bending of ray of light at opposite parallel faces, कौन से opposite parallel faces? AB और CD. ठीक है. AB और CD of rectangular glass slab is equal and opposite. ये क्या है? मतलब जो बेंडिंग है रे ऑफ लाइट की, जिसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये वाली एक्सटेंशन, वो क्या है? वो इक्वल बट कैसी है? अपोजिट है. दिस इज वाई द रे एमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. इसीलिए जो एमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है. जबकि बीच में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है. ठीक है. हाँ, द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली. What happens when a light ray is incident normally to the interface of two media? तो इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे कि जनरली अगर एक ही रे दो बार अलग अलग मीडियम में जाती है तो क्या होता है? तो मीडियम के हिसाब से वो अपने पाथ को या अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं. ठीक है. तो कौन सा रूल फॉलो करेगी? वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. कौन सा? रिफ्रैक्शन का लॉ. ठीक है. सो नाउ यू आर फेमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो अब आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पता चल गया. किस वजह से होता है? इट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और स्पीड चेंज होगी तो जो लाइट रे है वो बेंट होगी. अब टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो मीडियम है वो डेंसर है या रेयर. रेयर से अगर डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल. यानी रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है. और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल. क्लियर? कोई डाउट?
सो एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। तो हमने जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए वो किस पे बेस्ड थे, वो कुछ लॉ पे बेस्ड हैं, और वो लॉ क्या है, वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। और नॉर्मल टू द इंटरफेस मतलब जहां पे दो मीडियम आपस में मिल रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। कौन कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। बट हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि जो एंगल आई है, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होंगे, बट रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। रेश मतलब साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट के इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कलर आप यूज कर रहे हो, कौन सी रे है, ठीक है। यानी 7 कलर हमने पढ़े हुए हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, और दूसरा किस प्रकार के मीडियम में आप उसे यूज कर रहे हो। सो ये किसके द्वारा दिया गया, साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये है आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। किसने बताया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, स्नेल्स ने, तो इसलिए ये है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट के इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जो कि रिफ्लेक्शन में भी था। बट सेकंड क्या है, सेकंड दैट एंगल साइन ऑफ कौन किसका, इंसिडेंस, एंड साइन ऑफ एंगल किसका, रिफ्रैक्शन, दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इक्वल है। और वो कांस्टेंट हम कहाँ से लाएंगे, वो होगा क्या, किसी गिवन कलर के लिए अलग होगा या फिर गिवन मीडियम के लिए अलग होगा। क्लियर है, तो ये है स्नेल्स लॉ। तो दिस इज ट्रू फॉर एंगल जो एंगल इंसिडेंट एंगल है वो क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो। इफ I is the angle of incidence and R is angle of refraction, then sin I by sin R क्या होगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है आपका म्यू, MU, इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है। ये म्यू क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। क्या होगा, यानी जिसका कैलकुलेट करना है वो ऊपर आएगा, और जिसको आप क्या मान रहे हो, कांस्टेंट वैल्यू मान रहे हो, वो नीचे आएगी, ठीक है। तो यानी अगर हम ऐसे लिखें इसको म्यू टू 1, तो क्या होगा, यानी 2 का किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम लिखें म्यू 1 2, तो किसका, 1 का किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। सो लेट्स स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, और कब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फिर अच्छे से प्रूव कर पाएंगे। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ के आना, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।